नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महामहिम के पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू के आसन्न होने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है और 6 अगस्त अब बहुत दूर है नहीं। 6 अगस्त को केवल सांसद उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं और आप जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस की सीनियर नेता हैं, 4 अलग-अलग राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया गया है। और मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के जो हाल तक राज्यपाल रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जगदीप धनखड़ को अपना चेहरा बनाया है। और किसी को कोई अब संदेह नहीं है कि जगदीप धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राजस्थान के एक किसान के घर में पैदा हुए हैं, जाट किसान घर में पैदा हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये तो हम आप सब जानते हैं, अगले साल होने वाले हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कुछ और राज्यों में भी होंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने और खपाने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अभी तक भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर उस तरीके से किसानों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, खास तौर से जाट किसानों को, जितना कि मिलना चाहिए था। इधर कुछ आंदोलन भी हुए हैं, उसको लेकर के भी तमाम तरह की कयासबाजियाँ, अफवाहें, अटकलबाजियाँ मीडिया में चलती ही रहती हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले भी तमाम तरह की बातें कही गई थी कि जाटों में बड़ी नाराजगी है मोदी सरकार के प्रति, जाट किसानों में ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब नतीजे आए तो हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ से ये राकेश टिकैत और तमाम दूसरे लोग आते हैं, वहाँ भी कोई बड़ा नुकसान हुआ हो भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नतीजों से परिलक्षित नहीं हुआ। 6 या 7 सीटें 2017 के मुकाबले कम हुई हैं और वो कहाँ-कहाँ हुई हैं, ये भी सबको जानकारी है। आज जो हम बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को अगर उपराष्ट्रपति पद का चेहरा बनाया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है और वो बनने भी जा रहे हैं, एक सम्मान इस बिरादरी को और ख़ास तौर से किसानों को मिलने जा रहा है। तो ये फैसला क्यों हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ और जाट चेहरे हैं, उनको ये अवसर क्यों नहीं दिया गया और जगदीप धनखड़ को आगे क्यों किया गया है? और चूँकि मैं आज सत्यपाल मलिक के संदर्भ से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो सत्यपाल मलिक भी हो सकते थे। इसके अलावा जिनकी लगभग पूरी ज़िंदगी, पूरा राजनीतिक करियर कांग्रेस में बीता था और जब ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो छोटू राम के नाती हैं, उनको मोदी ने न केवल सम्मान दिया, राज्यसभा में भी भेजा और मंत्री भी बनाया, कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया। लेकिन उनसे जो अपेक्षाएँ थी, वो फुलफ़िल हो नहीं पाई। उनके अपने जो मंत्रालय, पहले दूसरा मंत्रालय था, फिर एक और मंत्रालय दिया गया, उसमें उनकी परफ़ॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। इसके अलावा
जो काम कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेसी कल्चर में रमने के बाद वो करते रहे थे, हरियाणा में अपनी पत्नी को ऊंचाना कला से प्रत्याशी बनवा दिया, विधायक बनवा दिया। फिर अपने बेटे के लिए हिसार से टिकट मांगना शुरू कर दिया और यहां तक कह दिया अमित शाह से कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा, मैं अपना पद छोड़ दूंगा, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा, मेरे बेटे को आप लोकसभा का टिकट दे दीजिए हिसार से। और इनके बेटे हरियाणा में ही आईएएस की नौकरी कर रहे थे, अच्छी भली नौकरी थी, लेकिन उनको टिकट दिलवा दिया और बाद में ठीक है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन राज्यसभा की सीट छोड़ने में उनको कष्ट हुआ, समय लगा। हालांकि तर्क दिए गए कि जब पार्टी नेतृत्व मुझे आदेशित करेगा कि अब छोड़ दो, तब मैं राज्यसभा की सीट छोड़ दूंगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए कंसिडर किया गया? एक तो उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की, नंबर दो उनकी निष्ठा संदिग्ध रही है। इस आंदोलन के दौरान, तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान के उनके जरा बयान उठा करके देखिए। वो तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भी मूंछ बनाए बैठे थे। उनके बयान है कि अगर ये लोग चाहें तो मैं इस आंदोलन को नेतृत्व देने को तैयार हूं। और कमोबेश वैसी ही बयानबाजी सत्यपाल मलिक ने भी की, बल्कि वो तो दो चंदे आगे चले गए, दो कदम आगे चले गए। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। मेरी तो मोदी से लड़ाई हो गई, हमारे 600 आदमी मर गए, कोई कुतिया भी मरती है तो दिल्ली वाले जो हैं शोक संदेश जारी कर देते हैं, हमारे 600 लोग मर गए और मोदी ने जो है जबान नहीं खोली उनके बारे में। और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कह दिया कि क्या मेरे लिए मरे हैं। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की लूज टॉक जिसे कहते हैं। और मेघालय के गवर्नर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करना और उस नेतृत्व के खिलाफ, उस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करना, जिनकी कृपा से इनको राज्यपाल की कुर्सी मिली थी, ये और भी चौंकाने वाली बात थी, आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन उनकी बयानबाजी एक बार शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं। और उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। बयानबाजी करने का, शेखी खोरी करने का शौक है सत्यपाल मलिक को, हम आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं। और इसी प्रयास में वो कई पार्टियों से बाहर किए गए या उनको होना पड़ा। कम से कम यहां पर एक सम्मान दिया गया था राज्यपाल पद का, लेकिन उसको हजम नहीं कर पाए। और नतीजा क्या है? अब 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, 2 महीने बचे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? मीडिया वालों ने पूछा तो बोले कि मैं इन चीज़ों के खुलासे करूंगा कि साहब ये जो मेरे 4 राज्यों में तबादले कर दिए गए, पहले बिहार भेजा गया, अतिरिक्त एक प्रभार उनके पास उड़ीसा का भी रहा कुछ समय के लिए, वहाँ से फिर जम्मू कश्मीर भेजे गए, जम्मू कश्मीर से हटा करके फिर गोवा भेजा गया और गोवा से फिर मेघालय भेज दिया गया। तो इस पर खुलासे करूंगा और अपने अनुभवों पर किताब लिखूंगा। बहुत साल पहले की बात है, शायद 2010 या 11 की बात होगी। मैं उन दिनों हरिभूमि में संपादक था, तो मैं एक इंटरव्यू की सीरीज चला रहा था जानी मानी हस्तियों के। तो इनसे भी एक इंटरव्यू लिया, होटल क्लरेजिस में दिल्ली में हमारी वो मुलाकात हुई। मुलाकातें तो बहुत हुई हैं, पर वहाँ इंटरव्यू के लिए बैठे और उसमें
जब मैं इनसे बहुत सारे ऐसे संवेदनशील सवाल पूछ रहा था, तो इन्होंने कहा कि ओंकार भाई, इसको आप मत लिखिएगा, मैं एक किताब इस पर लिखने की सोच रहा हूँ। वो चौधरी चरण सिंह के समय की कुछ घटनाएँ थी, उन पर मैं कुछ सवाल पूछ रहा था और ये जवाब दे भी रहे थे। अब वो किताब आज तक नहीं आई, मतलब 10-11 यानी 10 साल से ऊपर तो हो गए और अभी राजभवन में भी बैठे हैं तो वहाँ कोई काम भी नहीं होता है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। लेकिन आलसी इतने हैं कि कुछ लिखने का, कुछ करने का उनका मन होता नहीं है, वरना उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं और वो बहुत कुछ दे सकते हैं, समाज को भी और राष्ट्र को भी, लेकिन नहीं करेंगे। अब भी कह रहे हैं कि अपने अनुभव पे किताब लिखूँगा, किसी को यकीन नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। अब अगर ये बयानबाज़ी नहीं करते, अगर ये अपनी सीमाएँ पार नहीं करते, तो आपको क्या लगता है? इतने अनुभवी हैं, चौधरी चरण सिंह से लेकर के मुलायम सिंह यादव, देवीलाल, बहुत सारी लीडरशिप के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, विश्वसनीयता नहीं है, कोई इन पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए चौधरी चरण सिंह के रहते-रहते ही 2 बार लोकदल से बाहर किए गए। फिर अजीत सिंह के साथ भी जुटे तो अजीत सिंह ने भी इनको पसंद नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े, मुलायम सिंह इनको हेलीकॉप्टर में लेकर के वेस्ट यूपी में घूमते थे कि शायद जाटों पर इनका असर हो, लेकिन कोई असर कम से कम परिणामों में तो नहीं दिखाई दिया। तो मुलायम सिंह यादव ने इनको राज्यसभा तक नहीं दी। उसके बाद ये कुछ दिन इधर-उधर रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने देर-सवेर जब उनकी केंद्र में सरकार आ गई तो इनको सम्मान दिया, राज्यपाल बनाया। लेकिन इनसे हजम नहीं हुआ। अगर ये बयानबाजी नहीं करते, तो जगदीप धनखड़ के बजाय इनको भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। अब तो हालत ये है कि जैसे ही ये रिटायर होंगे, तो इन्होंने जो बयानबाजी की थी, वो कि साहब जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो एक कोई आरएसएस के व्यक्ति थे जो अपनी कंपनी स्थापित कर रहे थे, एक कोई उद्योगपति था, उनकी तरफ से मुझे 300 करोड़ का ऑफर किया गया 2 फाइलें पास करने के लिए, उनको मंजूरी देने के लिए। तो उस बयानबाजी पे इनको हालाँकि बाद में खेद व्यक्त करना पड़ा ये कह कर के कि नहीं, आरएसएस का कोई आदमी नहीं था, मेरे ज़बान से निकल गया। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सत्यपाल मलिक को शेखीखोरी की आदत है, कुछ भी कह देने की और सुर्खियाँ बटोरने की आदत है, लच्छेदार भाषण देते हैं तालियाँ पिटवाने के लिए। लेकिन उसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, ये बड़ा छानबीन करनी पड़ती है कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है और इसको अलंकृत कितना किया गया है तालियां बजवाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए या सुर्खियां पाने के लिए। तो जब रिटायर होंगे, तब तक जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति होंगे और इनका सीबीआई इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उस फाइल वाले मामले की जो इन्होंने बयानबाजी की थी, उसमें केंद्र सरकार इस समय जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनकी संस्तुति पर सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है और सीबीआई ने वो मामला टेक अप कर लिया है। बहुत सारी जगहों पर छापेमारी उसकी हो चुकी है, बहुत सारे दस्तावेज वो बरामद कर चुकी है। वो इनके जो इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नरशिप की, उससे मुक्त होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही ये गवर्नर पद से रिटायर होंगे, सीबीआई इनका इंतजार कर रही होगी, इनको सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा सीबीआई को कि उसमें सच कितना था, झूठ कितना था और इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इधर। ये भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को एक जाट लीडर के तौर पर
भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। तो इसमें गलत भी क्या है? अगर वो एक जाट किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बना रही है, तो जाहिर है वो कुछ सोच समझ करके ही बना रही होगी। जैसे उन्होंने 2017 में एक दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, उसका फ़ायदा उनको मिला। एक संदेश भी जाता है देश-विदेश में कि सबसे जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा रहा है, जिसको अपमानित किया गया, उसके एक व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बना रहे हो। अब एक वनवासी, एक आदिवासी, एक ऐसे वर्ग की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, इसका संदेश जाता है, इसका फ़ायदा भी मिलता है। अगर एक जाट किसान को उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, इसका भी फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, वेस्ट यूपी में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, यहाँ तक कि जम्मू रीजन में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, कई राज्यों में जाट हैं और इनके तमाम दुष्प्रचार, तमाम बयानबाजियों के बावजूद, यानी सत्यपाल मलिक और राकेश टिकैत वगैरह के बयानबाजी के बावजूद और 13 महीने तक यहाँ पर इस कथित आंदोलन के बावजूद विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को। जितने जाटों ने पहले वोट दिए होंगे, उतने ही जाटों ने इस बार भी दिए हैं। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सत्यपाल मलिक ने बड़बड़ करके अपना ही नुकसान कराया है, किसी और का नहीं कराया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।